Good evening to all of you. I'm Sudhanshu Kumar and you are watching Minerva Classes खगड़िया। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक नए सेगमेंट के साथ फिर से मौजूद हैं आप लोगों के बीच। आज हम 6 जनवरी 2022 के सीडीपी के क्वेश्चंस को देखेंगे, 1 से 30 तक के क्वेश्चंस को। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे प्रिपरेशन को, और यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे नो डाउट कि आपके मार्क्स काफी बेहतर आएंगे। सीटेट ने एक बदलाव किया है विगत कुछ वर्षों से, स्पेशली प्रीवियस ईयर से। उसने फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस के जगह कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को अराइज करना शुरू किया है। तो आप जो भी क्वेश्चंस को देखें, डेफिनेटली उसमें आप यह सोचने की कोशिश करें कि कंसेप्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा। यदि आप कंसेप्ट या अवधारणाओं का विकास कर लेते हैं तो ना केवल आप सीडीपी में बल्कि बाकी जो पेडागोजी हैं, चाहे वो मैथ्स के हों, ईवीएस के हों या पेपर 2 के साइंस या एसएसटी के हों, उसमें भी काफी हेल्पफुल होगा ये सीडीपी के जो बेस आप तैयार कर रहे हैं। तो आइए विलंब ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला हमारा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, abstract, concrete, general, specific to head, extremite, center। बच्चों के विकास का क्रम, बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है? अमूर्त से मूर्त गलत है, मूर्त से अमूर्त होता है। बच्चा पहले मूर्त चिंतन करता है, पहले कंक्रीट फॉर्म में थिंकिंग करता है, तब जाकर के वो हाइपोथेसिस थिंकिंग या फॉर्मल थिंकिंग करता है। आप इसके लिए पियाजे के थ्योरी को बेस बनाइए तो आंसर इजीली निकल जाएंगे। विकास सामान्य से विशिष्ट, विकास सामान्य से विशिष्ट ही होता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, यह सही है। पैरों से सिर की ओर, पैर से सिर नहीं होता है, सिर से पैर होता है। इसको आप शीर्षाभिमुख या सेफेलोकोडल कहते हैं। हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं, केंद्र से हाथ पैर की ओर होता है, जिसको इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं और हिंदी में विकास का अधोगति सिद्धांत कहते हैं। अब देखते हैं कि क्यों सामान्य से विशिष्ट होता है। मैं 2 शब्द पर गौर करना चाहूंगा। एक आप लिख लीजिए विकास, डेवलपमेंट, और एक लिख लीजिए अधिगम। जब बच्चे को हम कुछ सिखाते हैं, टीच करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका स्पेसिफिक यानी जो विशिष्ट चीज होती है उसकी, वो हम बताते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं हम। कोई चैप्टर पढ़ाना हो तो जो उसके मेन फीचर हैं, मेन फीचर को जो उसके की पॉइंट्स हैं वो बतलाते हैं, फिर उसको एलोबोरेट करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। ये कब होता है? जब हम अधिगम कर रहे होते हैं। और जब हम विकास की बात करते हैं, विकास में सबसे पहले सामान्य चीजें होती हैं। बच्चा पहले चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, तो सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट, तो याद रखेंगे जो बच्चों का विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट होता है। पहले वह क्या करता है? छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग शुरू करता है, फिर बड़े बड़े वाक्यों को बोलता है, फिर अर्थ को समझना शुरू करता है या अर्थ का स्थानांतरण करता है। बाकी चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होती हैं। तो क्या हो जाएगा? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिनकी फैसिलिटीज बेहतर हो, सैलरी हैंडसम हो, वो बच्चे, और जिनके पास एक बेटरमेंट के लिए फैसिलिटी ना हो, सैलरी बेहतर ना हो, दोनों में काफी डिफरेंसेस होंगे। तो यह बात बिल्कुल सही है। अमीर और गरीब के बीच के फर्क को बतला रहा है यह स्टेटमेंट। अब क्या है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है,
तथा बचपन में बहुत विविधता है। यह बात भी सही है कि childhood not universal and there is a lot of diversity of childhoods। सभी के बचपन की जो संकल्पना होती है, जो कंसेप्ट होते हैं, वो सार्वभौमिक नहीं है, अर्थात उनमें काफी विविधता होती है। आपके मन में आ रहा होगा कि बचपन तो सबका एक ही जैसा होता है, एक ही पीरियड में होता है। डेफिनेटली चाइल्डहुड की बात करी जाए तो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का जो पीरियड होता है वो चाइल्डहुड था। डेफिनेटली उसमें जो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट होगा, तौर तरीका, वह भी वही होगा, लेकिन फिर भी दोनों में एक डाइवर्सिटी होगी, विविधता होगी। जिसे बेहतर परिवेश मिलेगा उसका बचपन बहुत अच्छे से गुजरेगा, हो सकता है किसी का बचपन बहुत संघर्ष में गुजरे। वह इसी ओर इशारा कर रहा है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। निश्चित तौर पे सबका बचपन अलग अलग, किसी का बचपन बहुत इंजॉयबल होता है, किसी का बहुत ग्रीफफुल होता है, कष्टकर होता है, दर्द भरी दास्तान होती है उसके बचपन में, माँ बाप का साया उठ जाता है, भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। तो ये और मतलब ए और आर दोनों क्या आपका सही है, आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ कर इस्तेमाल करके, ये सॉरी चिमटी पकड़ या चिमटी पकड़ जो समझिए इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? पहले क्या करता है, हाथ से बॉल को पकड़ता है, फिर चिमटी को पकड़ता है और चिमटे के मदद से एक मटर को उठा लेता है। आपको नहीं लग रहा है? इंग्लिश में देख लेते हैं। A child learns to grasp large things such as a ball with hands before learning to pick up a pea using grasp. Which principle of development does this illustrate? आपको नहीं लग रहा है कि पहले वह स्थूल गति का प्रयोग कर रहा है, स्थूल यानी मैक्रो, और फिर वो मटर को पकड़ रहा है चिमटी से, एक मटर को, यानी सूक्ष्म गति का प्रयोग कर रहा है, यानी माइक्रो। और जहां पे हम पहले मैक्रो से माइक्रो की ओर जाएं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे, तो आपका यह सिद्धांत कहलाएगा, इंग्लिश देख लीजिए, प्रॉक्सिमो डिस्टल, 2 नंबर में है, समीप दूराभिमुख। ठीक है, ये आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये थ्योरी इसी हिस्से में आएगा, इसी का हिस्सा होगा। किस सिद्धांत को दर्शाता है? समीप दूराभिमुख, या आप कह सकते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी को डील कर रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। हमेशा याद रखिएगा ये सेंटर से फार होगा, केंद्र से केंद्र की दूर भी होगा, और स्थूल गति से सूक्ष्म गति की ओर जाएगा। पहले बड़े गति की ओर, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म गति की ओर। पहले हाथ का प्रयोग, पैर का प्रयोग, फिर उंगलियों का प्रयोग करेगा। यहां पे यही कर रहा है, ये उंगली का प्रयोग कर रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फिर स्टेटमेंट है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावक से ही सीखते हैं। गलत है, केवल अभिभावक से ही सीखते हैं। क्यों? टीचर से नहीं सीखते हैं, स्कूल से नहीं सीखते हैं, किसी मेला से नहीं सीखता है, किसी भीड़ से नहीं सीखता है, और भी जो फंक्शन होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उन कल्चरल प्रोग्राम से भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम से बच्चे सीखते हैं। तो यह स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, सीमित कर दिया उसने। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, यह भी गलत है। सरल प्रक्रिया तो है, यहां तक सही है कि बच्चों का सामाजिकरण एक सरल प्रक्रिया है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, सहज हो जाता है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता है। लेकिन इसने एक वर्ड और मेंशन किया है, रैखिक, वन लीनियर, अर्थात ये गलत है आपका। यहां तक तो सही था आपका। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल, अप टू हियर दिस इज राइट वन, बट after this one and linear process, this one is not correct, absolutely wrong idea. Why this is a wrong idea? क्योंकि ये जो है ना,
ये कई प्रोस्पेक्ट में बढ़ता है। सिर्फ कौन कौन सिखाएंगे इसको देखिए, अभिभावक सिखाएंगे, शिक्षक सिखाएंगे, विद्यालय से सीखेगा, स्कूल जिसको कह सकते हैं, कॉलेज से सीखेंगे, यानी हर जगह समाज जहां जहां अपनी बुनाव को दर्शाएगा, जहां जहां समाज की परिकल्पना होगी, वहां वहां बच्चा कुछ ना कुछ सबसे सीखेगा। तो एक रेखीय नहीं होगा, अर्थात एक ही तरीके से एक ही दिशा में नहीं सीखेगा, इसके कई आयाम होंगे, मल्टीपल विंग्स होंगे, और मल्टीपल विंग से जब सीखेगा तो वन लीनियर कभी भी ये नहीं हो सकता है, इसलिए यह पोर्शन गलत है। तो कुल मिलाकर के ए और आर दोनों गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं? वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस के कंसेप्ट को डेवलप कर लेता है, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। चीजों की मौजूदा दिखावट, 2-3 कीवर्ड है इंग्लिश में देखिए। चिल्ड्रेन इन डैश स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस but do not realize that action can be reversed. Actions can be reversed and their judgments are based on immediate appearance of things. जो वस्तु जैसी दिखेगी, पहले आते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु अस्थायित्व जो होता है, यह 18 माह में शुरू हो जाता है, 1.5 साल में, यानी सेंसरी मोटर स्टेज में। लेकिन इसमें कुछ चीजों को जोड़ा है इसने, इसलिए आप आंसर संवेदी चालक देंगे तो गलत होगा, क्योंकि सिर्फ वस्तु अस्थायित्व की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेता है, ठीक है, परंतु यह नहीं समझ पाता है क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, एक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं, और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। मौजूदा दिखावट पर, तो मौजूदा दिखावट पर निर्भर जब करेगी कोई वस्तु, तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्या मतलब है कि इमीडिएट अपीयरेंस के बारे में ये सोचेगा। अर्थात आप सपोज किसी गिलास, एक गिलास है और गिलास मैंने लिख दिया, कोई बर्तन है सपोज, या एक बॉटल है, उस बर्तन में आपने 1 लीटर पानी रखा है। अब इसी बर्तन के 1 लीटर पानी को आप किसी ऐसे बर्तन में रख दें जिसका शेप डिफरेंट है। अब इसमें 1 लीटर रख रहे हैं, बच्चा क्या है ना कि दोनों को सम्मानित नहीं कर सकेगा, नहीं बता सकेगा कि ये चीजें जो इसमें पड़ी हुई थी उतनी ही वस्तु या उतना ही द्रव्यमान इसमें भी है। यही कह रहा है कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, यह बच्चा समझ नहीं पा रहा है, अर्थात उसमें पलटावी गुण अभी तक नहीं आया है, वह रिवर्स नहीं कर पा रहा है, और चीजों को जिस फॉर्मेट में देखता है उसी फॉर्मेट में उसके कंसेप्ट बन पा रहे हैं। यदि बच्चा देख रहा है कि कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ है और पेड़ को काट करके इसकी लकड़ियों से कोई कुर्सी वगैरह बना लिया गया, कोई कुछ और बना लिया गया। अब बच्चा नहीं बता पा रहा है कि उसी पेड़ की लकड़ी से कुर्सी बना रहा है या बनाया गया है। तो क्या कर रहा है बच्चा कि चीजों में जो परिवर्तन हुआ है उन परिवर्तनों को बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, अर्थात मौजूदा रूप में वर्तमान में देख रहा है कुर्सी, तो कुर्सी को अलग समझ रहा है, उस पेड़ का हिस्सा नहीं समझ रहा है। तो निश्चित तौर पे यह आपका आ जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज की बातें होंगी, और आपका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या काल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आई थिंक ये भी सिंपल ही होना चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के शिक्षक को, देखिए बीच में हमें इसलिए बोलना पड़ा ना कि बगल में कुछ और आवाजें आ रही थी,
तो वो इसके साथ मिक्स हो जाती तो आपको परेशानी होती समझने में, इसलिए बेवजह मुझे 2-4-5 सेकंड कंटिन्यू रखना पड़ा अपने वॉइस को। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब होता है 2 to 7 ईयर्स। यहाँ बच्चे ऑपरेशन नहीं करेंगे, अर्थात दिमागी चिंतन उनका नहीं होगा, यदि चिंतन होगा भी तो अतार्किक होगा, इलॉजिकल होगा, कोई लॉजिक उसमें नहीं होगा, बिना सिर पैर की बातें होंगी। ऑप्शन है मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच, परिकल्पनात्मक हाइपोथेसिस थिंकिंग या हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये जहां आएगा आप फोर्थ स्टेज जान लीजिए, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये होगा आपको 11+11 साल के बाद। अमूर्त समस्या पर काम करने के लिए ये भी चौथी अवस्था में आएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। जटिल पदानुक्रमित संबंधों के साथ चित्रों का प्रयोग करने के लिए मूर्त, मूर्त की जब बात होगी तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7 to 11 ईयर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्व संक्रियात्मक। अब थोड़ा इंग्लिश देख लीजिए कि बहुत मदद करेगा, ठीक है। डिफिसिट हिरार्कियल रिलेशनशिप्स थ्रू कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स। निश्चित तौर पे फॉर चिल्ड्रेन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? तो पूर्व संक्रियात्मक में ये होगा नहीं, क्योंकि यह आपका मूर्त संसाधनों में बहुत सी दृश्य प्रयोग करना चाहिए। मूर्त संसाधनों और बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सी बिल्कुल नहीं होगा, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कह रहा है। और परिकल्पनात्मक सोच तो ये भी चौथे स्टेज की विशेषता है। संबंध को दिखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ना, चित्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपके आंसर यही हो जाएंगे। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा कि जो 2-3 चीजों में रिलेशन है, इसको समझ लीजिए कि ये जटिल पद अनुक्रमित संबंध क्या है, हिरार्कियल क्या है। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो सीक्वेंस में होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं कि किस चीज के बाद किसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप किसी पेड़ के कंसेप्ट को बता रहे हैं, तो पेड़ के कंसेप्ट को बताने के लिए सबसे पहले आप सीड का प्रयोग करें। सीड को देखें कि सीड में स्प्राउटनेस, अंकुरन कैसे होता है, फिर अंकुरन के बाद वह छोटे पौधे में कैसे परिणत होता है। छोटा पौधा समय आने पर वृद्धि और विकास करके उसके साइज में, शेप में चेंजेस आते हैं और धीरे धीरे वह ग्रो अप होकर के एक बड़ा या विशाल वृक्ष बन जाता है। तो आप कहां जा रहे हैं? सीक्वेंस में जा रहे हैं, सीरीज में जा रहे हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं जटिल पदानुक्रमित। और इसके संबंध को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे ना, चित्र का प्रयोग करेंगे, डायग्राम का यूज करेंगे, तो बच्चे आसानी से इस रिलेशनशिप को समझ पाएंगे। इसलिए आपके आंसर हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से पार का सही, कहीं पार आता है, कहीं पे पार रहता है, ठीक है, और कहीं पे स्कैफोल्डिंग रहेगा, कहीं पे मचान रहेगा लिखा हुआ, कहीं पे इशारा रहेगा, संकेत रहेगा। इतने सारे शब्द होते हैं स्कैफोल्डिंग के लिए। इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है स्कैफोल्डिंग। निम्नलिखित में पार का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, संकेत और इशारा। मैंने भी कहा संकेत और इशारा, इसमें बहुत कुछ है नहीं, इसके नाम ही है। भौतिक पुरस्कार देना, यह अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा है। उद्दीपन, प्रतिक्रिया, यह व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। तो हम क्या क्या कहते हैं इसको देख लीजिए जरा। स्कैफोल्डिंग, इंग्लिश में बस एक ही नाम है स्कैफोल्डिंग, हिंदी में इसको मचान कहते हैं, हिंदी में इसको पार कहते हैं, कहीं कहीं पे पार भी कहते हैं, देख लेंगे। इसको मदद भी कहते हैं, इसको संकेत कहते हैं, इसको इशारा कहते हैं। और समझ लीजिए ये क्या है ना, ये टेम्पररी होता है, यह जो मदद होता है वो अस्थायी होता है,
और मदद कौन करता है? जो इससे ज्यादा जानकार होता है। MKO मोर नॉलेज अदर्स, वही मदद करेगा। और ये शुरुआत में मदद होती है, एकदम शुरू में होता है, इसलिए अस्थायी भी होता है। और ये सारे वर्ड ये किसके थ्योरी का हिस्सा है? तो वाइगोत्स्की के थ्योरी का हिस्सा है। इतनी बातें याद रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ले वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज। इसने कभी ऐसा नहीं कहा कि सीखना ज्ञान का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है। इनाम की चर्चा भी इन्होंने नहीं करी। इनाम एक तरह से अभिप्रेरणा है, और यदि आप इस अभिप्रेरणा को रेइंफोर्समेंट मान लेंगे, पुनर्बलन मान लेंगे, तब आप स्किनर के साथ जा सकते हैं। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित, बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा तो कभी वह ज्ञान को नहीं सीख पाएगा। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद करने में है। नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। एब्सोल्युटली दिस वन इज राइट वन। ज्ञान का जो निर्माण होता है, सह निर्माण, अर्थात मैं आपकी कुछ मदद करूं और आप कुछ मुझे मदद करें ज्ञान को बिल्डअप करने में, क्रिएट करने में, कंस्ट्रक्ट करने में। कहां होगा? उस क्षेत्र में होता है, उस जोन में होता है, उस रीजन में होता है जहां बच्चे को स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपने तरीके से काम करिए और दूसरों की मदद करिए और मदद लीजिए। अर्थात बच्चे क्या हो जाएंगे? वो प्राइमरी रोल में होंगे। एक तो प्राइमरी रोल में होंगे, और दूसरी बात क्या है? बच्चे एक्टिव मोड में होंगे। और जब बच्चे एक्टिव मोड में होंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात खुद से बच्चा करके सीखेगा। तो आपके चौथे ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, यह सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करता है कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? At which stage of Lawrence Kohlberg's moral development theory do individuals reason that human right and justice is most important even if they go against the social laws या society laws? चलिए, जब आपको ये वर्ड मिले ना, रट लीजिए इसको दिमाग में। रटने की बात नहीं कहता हूं, लेकिन यहां पे कह रहा हूं कि आप इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। मानवाधिकार और न्याय सबसे ज्यादा जरूरी हो जाए। दो तीन शब्द हैं, एक मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स जिसको कहते हैं, मानवाधिकार और न्याय की बात हो, सार्वभौमिक न्याय की बात हो, यूनिवर्सल जस्टिस, सार्वभौमिक यूनिवर्सल जस्टिस की बात हो, यहां पर आप आंख बंद करके सीधे सीधे कहां जाएंगे? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन में जाएंगे। उससे उसका रिलेशन इसी से है। जब भी बात हो मानवाधिकार, न्याय, सार्वभौमिक न्याय की बात करें तो आप जो सबसे आपका जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज का लास्ट पॉइंट है, या उसके जो सब टाइटल कह सकते हैं, उसके साथ आप अपना ऑप्शन चुनिए, सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रोग्रेसिव कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा कंसेप्ट किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया, याद रखिएगा। अधिगम, अधिगम क्या है? सरल प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। केवल औपचारिक अनुदेश, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन द्वारा, गलत है। परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, नहीं भाई, एग्जाम भी होने चाहिए तरीके के साथ। देखिए, सबसे पहले अधिगम क्या है? कोई क्वेश्चन हो या नहीं हो, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। आप समाज में रहते हैं तो अधिगम होगा, समाज में नहीं रहेंगे तो अधिगम नहीं होगा। तो अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, यह 100% सही है। लेकिन जब बात हो प्रगतिशील कक्षा की,
प्रोग्रेसिव क्लास की, प्रगतिशील कक्षा, जहां बच्चे रोज न रोज कुछ न कुछ सीख रहे हैं। तो जो भी क्रिया है, सामाजिक क्रिया ही सही, कैसा होना चाहिए, जटिल या सरल? तो होना चाहिए सरल, निश्चित तौर पे। तो सरल प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन फाइनली लास्ट प्रोडक्ट के रूप में यदि अंतिम रूप से हम चर्चा करें, अधिगम क्या है? तो अधिगम एक सामाजिक उत्पाद है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका आंसर हो जाए, सॉरी ए नहीं, बी में लिखा हुआ है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, सरल होने के बावजूद है क्या, कौन सा प्रोसेस है ये प्रगतिशील कक्षा में? तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार, मुझे जैसे हॉवर्ड गार्डनर मिलता है ना, जाने क्यों मुझे आता है, याद आता है P2L2 MBS। इसको बार बार देखिए आप, एक क्वेश्चन बार बार मैं देख रहा हूं, हर एक सेट में पूछ रहा है। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी बुद्धि एक नहीं होता है, कई तरह की बुद्धि, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दिया है। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं कह सकता, बिल्कुल। बुद्धि को हम जब चाहे तेज कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, जन्मजात होने के बावजूद, तो ये गलत है। थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल, ये सही है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, जो आपके अचीवमेंट्स है ना, वो आपकी बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना स्केल है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीजें हम अचीवमेंट कर लेते हैं, लेकिन उसमें बुद्धिमत्ता का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। इंटेलिजेंस के साथ साथ कभी कभी इमोशनल क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंस होता है, कुछ और भी चीजें होती है, उसके वजह से भी हम अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा किसने कह दिया भाई? आप वर्ग वाइज इंटेलिजेंस को क्यों ले रहे हैं? आप निश्चित तौर पे किसी क्लास से कैसे कंपेरिजन करते हैं? बुद्धि तो मैन टू मैन वैरी करता है। एक ही घर में 5 लोग होंगे, पांचों का जो इंटेलिजेंस होगा अलग अलग होगा, कोई बहुत तेज हो सकता है, कोई कमजोर हो सकता है, कोई सामान्य हो सकता है। तो यह ऑप्शन भी आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन बी सही है। ईच इंडिविजुअल प्रोसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? नेट 2020 का यह कहना है कि आप 1 to 5 क्लास 1 to 5 क्या करेंगे ना, मातृभाषा मदर टंग जो है, जो आपका होम लैंग्वेज है, मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, आप उसकी सहायता से पढ़ाएंगे। बस इतनी ही बात याद रखनी है। इसके बाद दूसरी तीसरी भाषा की चर्चा वो करता है। तो जो पढ़ाने का तौर तरीका नेप 2020 के हिसाब से प्राइमरी लेवल पर होना चाहिए, किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes dash as the medium of instructions across the nation। पूरे देश में, मतलब क्लास में जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए किस लैंग्वेज में, क्लास में टीचर जो पढ़ाएंगे किस भाषा में वो बातचीत करेंगे अपने स्टूडेंट से, तो उनकी मातृभाषा में इंटरेक्ट करेंगे। निश्चित तौर पे आपका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना, कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं। व्यवहारवादी नहीं, व्यवहारवादी प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा जोर देता है, बहुत ज्यादा, इसमें लचीलापन नहीं होता है। सामाजिक संरचनावादी, बिल्कुल सोसाइटी के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। शिक्षक केंद्रीय, टीचर सेंटर्ड, टीडीएल, टीचर बेस्ड लर्निंग नहीं। पाठ्य पुस्तक, बुक ओरिएंटेड क्लासरूम नहीं। देखिए क्या है ना, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट है, यानी आप जहां मन वहां बैठिए, तो क्लास क्या हो गया, सीसीएल हो गया, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक हो गया। और लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स, और जो लर्नर्स है ना वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक दूसरे से मदद ले रहे हैं, मदद दे रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे कैसा क्लास होगा, सीसीएल वाली क्लास होगी। और जो सीसीएल वाली क्लास होती है ना, वो सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होती है, सामाजिक संरचना के अनुरूप होती है। अर्थात
उस संस्कृति में विद्यालय जिस पोषक क्षेत्र में है, जिस जगह सिचुएटेड है स्कूल, वहां का जो माहौल है, जो वहां का एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से अरेंजमेंट होगा क्लास का, और एग्जाम्पल्स वगैरह वहीं के आसपास के दिए जाएंगे, और उन्हीं चीजों को क्लासरूम के बाहर रिलेट करने के लिए बताया जाएगा कि आप रियल लाइफ को कैसे रिलेट करेंगे क्लासरूम से, और क्लासरूम की बातों को रियल लाइफ से। तो निश्चित तौर पे सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की बात की जा रही है जब ऐसी बातें हो रही है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? कैसा पेडागोजी, व्हाट सॉर्ट ऑफ पेडागोजी अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट का, उसके प्रति अवेयर करने में कौन कौन है जो हेल्पफुल होगा। यानी बच्चों में जो इंडिविजुअल डिसेबिलिटी होती है, इंडिविजुअलिटी होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं, पर्सनल डिफरेंसेस, उनकी मानसिकताएं अलग अलग होती है, बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो क्लास में टीचर को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हेल्पफुल होंगे उसके प्रति अवेयर करने में, संवेदनशील बनाने में, मानकीकृत वो एक समान स्टैंडर्डाइज करेंगे तो कभी भी आपको हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग मानसिकता के होते हैं। पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, कंप्लीटली बेस्ड ऑन एग्जाम नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, बुक ओरिएंटेड भी नहीं होनी चाहिए। संलग्न व संदर्भित, यानी इंगेजिंग एंड कंटेक्चुअल। आप तो पहले बच्चे को इंगेज करो, बच्चे को शामिल करो। शामिल कैसे करेंगे? जब बच्चों की मान्यताओं को, उनकी भाषा को, उनके विचार को भरपूर अवसर देंगे, सम्मान देंगे, तो शामिल होगा बच्चा। और संदर्भ, संदर्भ मतलब रिलीवेंट एग्जाम्पल्स देंगे। उदाहरण कहां से देंगे? तो उदाहरण देंगे उनके वास्तविक जीवन से जुड़े हुए, जो रियल लाइफ का एग्जाम्पल होगा ना, वास्तविक जीवन का, जब वैसे एग्जाम्पल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लास में जो इंडिविजुअलिटी है उसको अरेंज करने में टीचर को बहुत मदद मिलेगी। उसका पेडागोजी ऐसा ही होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट इज दैट? रटने की क्षमता का परीक्षण। रटाइए बच्चे को, खूब रटाइए, आपके बच्चे कभी नहीं बनेंगे, कभी उसमें मौलिकता का विकास होगा ही नहीं, इसलिए ऐसी कोई वकालत नहीं करता है 2020। पुनर्उत्पादन व याद रखने की क्षमता को मापना, मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। भाई उसको है ना रिकॉल क्यों करवा रहे हैं, उसको आप कंसेप्ट दीजिए ना, ये गलत है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, हाँ ये दीजिए कि बच्चा कैसे सीखेगा, हाउ दे कैन लर्न इजिली, यू विल हेल्प इन दिस मैटर, डेफिनेटली दिस वन इज ऑब्वियस बेटर वन। तो ये आपके लिए सही है, आंसर है या नहीं आगे देख लेते हैं। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड, तुलना क्यों करेंगे, व्हाई यू वांट टू कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स और अमंग स्टूडेंट्स, क्यों करेंगे आप, ये गलत है, तुलना नहीं करनी है आपको। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करिए, यही पर्पस है मूल्यांकन का, कि बच्चा कहां तक सीख पाया है, हमने जो उसको सिखाया बच्चा उसमें कहां तक सीख पाया है, यही मुख्य उद्देश्य होता है असेसमेंट का। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। समावेशन का अर्थ, समावेशन, इंक्लूजन, सारे बच्चों को साथ करिए, मैंने पहले भी कहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए, किसी बैकग्राउंड पे नहीं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, जो भी जैसे हो गार्जियन हो उनके बच्चे हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, और किसी भी रिलीजन या कल्चर से बिलोंग क्यों ना करते हो, उसको कुछ प्रॉब्लम भी है, यदि लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया है, कुछ भी है, तो उसको सबको शामिल करिए और एक साथ सामान्य कक्षा में, जनरल क्लासरूम में बैठाइए, स्पेशल क्लासरूम की बात नहीं करता है ये। तो पहला ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, बिल्कुल सामाजिक पहचान के अकॉर्डिंग टू एक्सेप्ट नहीं करना, उससे परे होकर के, स्वतंत्र होकर के, अनुचित प्रयास नहीं करनी है, अलगाव पैदा नहीं करनी है, बाधाओं, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधा को अनदेखा नहीं करेंगे, उस बाधा को देखना पड़ेगा, अनदेखा कर लीजिए, इग्नोर करिए, इग्नोर करेंगे तो क्लास समावेशी कक्षा नहीं होगा। भेदभाव को बढ़ावा देना,
ऐसा करेंगे तो क्लास इंक्लूजन कभी भी नहीं होगा। मतभेद के प्रति कह रहा है असहिष्णुता नहीं। प्रमोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटॉलरेंस ऑफ डिफरेंसेस, हम ऐसा क्यों करेंगे? भागीदार और जुड़ाव के असमान अवसर, नहीं नहीं, भागीदार और जुड़ाव के असमान नहीं, समान अवसर होने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। embracing all students irrespective of their social identities, निरपेक्ष मतलब परे होकर के, बाहर निकल करके, स्वतंत्र होकर के, किसी के बारे में ज्यादा कम नहीं सोचना, सबको समान सम्मान और अवसर देना है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी, अभी मैंने चर्चा करी थी इसकी कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आप समझ रहे होंगे, को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को पहचान और उसका सम्मान करें। पहचाने मतलब इंग्लिश देख लेते हैं, एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, ठीक है। प्रभुत्वशाली समूह के अनुभव को प्राथमिकता दें, जो डोमिनेट करने वाले ग्रुप्स होंगे उसको आप, यानी जो अमीर जादे होंगे, दबंग परिवार से होंगे, आप उनको प्राथमिकता देंगे, ये तो गलत बात होगी ना। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, बिल्कुल सही, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। सी नंबर है इनकॉर्पोरेट, यहां शामिल करें, यहां इनकॉर्पोरेट, ठीक है, इनकॉर्पोरेट डाइवर्सिटी इन द कंटेंट ऑफ टीचिंग। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। तो यही है ना कि जो भी डोमिनेट करे, गिव प्रायोरिटी टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स, नहीं भाई, आप सबको समान अवसर दीजिए, ना कि किसी को ज्यादा किसी को कम। तो इससे बचने की आवश्यकता है। 17 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने में परेशानी होती है, अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाता है और पढ़ता गलत है, इसलिए वह उसके अकॉर्डिंग टू लिख भी लेता है, ठीक है। डिसलेक्सिया में, डिसग्राफिया होता तो लिखने वाली बात होती, ये डिसलेक्सिया में क्या है ना, बी को डी पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है, राम को मरा पढ़ सकता है, इस तरह से वो गलती कर सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ता है इसलिए ऐसा लिख भी लेता है। तो डिसलेक्सिया मुख्यतः रीडिंग से रिलेटेड चीज है, सोच से नहीं, गायक से नहीं, चलने से नहीं, कोई मोटर डिसेबिलिटी तो है नहीं उसको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा? अब अलग अलग तरह की हो सकती है उसको परेशानी। अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा या विधि की अनुमति दें। एक्सप्रेस करने के लिए जब फिक्स अप्रोचेज आप देंगे, तो जिनको बोलने में परेशानी है, स्पीकिंग प्रॉब्लम है, स्पीकिंग इंपेयरमेंट है, कैसे बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? तो ये प्रभावी नहीं है, ये तो गलत है। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, बच्चा इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि उसमें क्षमता की कमी है, ऐसी सोच रहा करें तो ये गलत है। बहुत लंबे और बारंबार दत्तकार, ऐसा क्यों करेंगे? लंबा लंबा कार्य दीजिए और बार बार असाइनमेंट का यूज करने के लिए कहिए, नहीं। कंसेप्ट समझाना है, ये तो व्यवहारवाद की बात हो गई ना, ये व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म थ्योरी के बेसिस पे ऐसी बातें हो रही है, जबकि हमको क्या करना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेसिस पे काम करना है। यदि बच्चे को एक्टिव बनाना है तो सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प, हाँ ये सही है कि बच्चा इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करेंगे, कैसे उन तक सूचनाएं पहुंचेंगी, उनके लिए कई ऑप्शंस होने चाहिए, कई ऑप्शंस होने चाहिए। खुद जाकर के संपर्क करे या किसी सेकेंडरी स्रोत से जाकर के सूचना ले, तो निश्चित तौर पे यह सही होगा कि अधिगम अक्षमता के लिए आप कई विकल्प दीजिए। सूचना का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मोटा मोटी गांव गांव जाके सूचना एकत्रित करना नहीं, सूचना प्राप्त करना मतलब टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना, तो जो टीच कर रहे हैं, टीचर जो टीचिंग हो रहा है, टीचिंग को बच्चा लर्न कैसे करेगा, यानी टीचर जो बता रहे हैं वो स्टूडेंट तक कैसे पहुंचेगा, इसी बात को इसने लिखा है कि सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प। आप टीएलएम का यूज कर लीजिए, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑडियो एड्स दीजिए, विजुअल एड्स दीजिए, ब्रेल लिपि दीजिए, या फिर जो
टचेबल और भी एलिमेंट है पढ़ने वाले, जैसे ग्लोब वगैरह स्फेरिक होते हैं, उसको दीजिए। तो उससे क्या होगा, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी जो लर्निंग की है वैसे बच्चे इजिली उसको पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रभावी होगा ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी, गिफ्टनेस वाले बच्चे जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते, बिल्कुल जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे रैपिडली, क्विकली और प्रॉपरली क्या करते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं। सही है। अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? जो उसका एज लेवल है उससे भी बिलो वाले क्वेश्चन को, कमतर वाले प्रश्न को हल करने में असमर्थ होगा तो फिर प्रतिभाशाली बच्चा काहे का? ये गलत है। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, सरल आसान कार्य को नहीं करेंगे, वो डिफिकल्ट वन को लेंगे और उसे करेंगे। तो ये भी गलत हो गया। लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स, मूल बातों की समझ, सहज समझ का अभाव होना। मूल बातों की जो बेसिक्स बात है, जो कंसेप्चुअल चीजें हैं, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझ नहीं सकेगा तो फिर प्रतिभावान विद्यार्थी नहीं होगा। ये यह भी गलत है। अभाव नहीं होगा तो आपका हो जाएगा जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करने वाले बच्चे क्या होंगे? प्रतिभावान स्टूडेंट्स होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए कहना चाहिए। सही तो है, इसमें गलत क्या है? एक टीचर अपने स्टूडेंट को कहेगा आप पहले प्रिडिक्ट करो, एज्यूम करो, अनुमान लगाओ किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और सहज अनुमान, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं। तो ऐसा करने में क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल। अनदेखा क्यों करेंगे? दंडित बिल्कुल नहीं। अवरुद्ध रोकेंगे? नहीं, आप बाधा नहीं बनेंगे, ऑब्स्टेकल नहीं बनेंगे, आप रेसिस्टेंट नहीं करेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन, इसमें बहुत कुछ है नहीं। 21 का आंसर हो जाएगा कि आप बच्चे को इंकरेज करिए, उत्तर को वो अनुमान के आईने में भी निकाल सके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर, जो कंसेप्ट रिसेंटली सीखे गए हैं, तुरंत सीखे गए हैं कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के बारे में चर्चा की जा रही है। विस्तारण में उसको और एलोबरेट करना है, उसको और ज्यादा विस्तृत करना है में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? कौन सा काम है जो आपको नहीं करना है जब आप तुरंत या रिसेंटली सीखे गए किसी कंसेप्ट को और ज्यादा एलोबरेट करने में स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं? तो विभिन्न उप संपत्तियों के बीच संबंध को क्रियान्वित करना, बिल्कुल। जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं उसके बीच में रिलेशन बनाने के लिए आप उसको क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। सही बात है। संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और उससे बाहर एग्जाम्पल्स को आप बता सकते हैं। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, यह भी सही है कि जो आपने कंसेप्ट सीखा है, अधिग्रहित जानकारी, जो भी आपने ग्रैब किया है, नॉलेज जो गेन किया है, तो उसको क्या करेंगे? आप इंप्लीमेंट करेंगे। कहां इंप्लीमेंट करेंगे? जो नई समस्याएं आपको मिलेंगी, जो नई क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। यह बेहतर चीज है, तो ये असही है। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल, एक तो नकल गलत चीज है, इमिटेट नहीं करना चाहिए, वी शुड अवॉइड इट। और उसमें भी विदाउट मेकिंग अंडरस्टैंड, समझ को विकसित किए बिना सोचे समझे हम नकल करेंगे, यह तो गलत है और इसी से बचना चाहिए। तो 22 का आंसर होगा डी नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? किस तरह के पाठ्यक्रम को, व्हाट सॉर्ट ऑफ करिकुलम शुड बी इंप्लीमेंटेड, लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को, स्टूडेंट जो विफल हो रहा है, अनसक्सेस हो रहा है, उसको कैसे हम मिनिमाइज करेंगे, कम करेंगे? जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, सामाजिक संदर्भ वाला करिकुलम लागू करेंगे तो बिल्कुल बच्चा आसानी से समझेगा
और उसमें विफलता की द रेट ऑफ अनसक्सेस, रेट ऑफ फेल्यूर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन सही है। बी देखते हैं, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो। हम काफी चैलेंजेस वाले या कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो नेक्सस होते हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बच्चे विमुख होंगे, भागेंगे, दूर हो जाएंगे। जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, गलती कर दिया ना, रिलेवेंट होना चाहिए था, इसने लिख दिया अप्रासंगिक, तो ये भी गलत हो गया। जो उनके दैनिक जीवन से मेल ही नहीं खाएगा, उसको करिकुलम में लागू करेंगे, बच्चे की ना तो समझ विकसित होगी, ना उससे उसको कोई बेनिफिट हो सके, समझेगा ही नहीं तो बेनिफिट कहां से मिलेगा। जो अमूर्त से सरल, कभी नहीं, क्या होना चाहिए, मूर्त से सरल की ओर, मूर्त से सरल होना चाहिए। मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, सॉरी, मूर्त से अमूर्त होना चाहिए। चाहे आप कह सकते हैं सरल से कठिन होना चाहिए, सरल से कठिन। पहले साधारण चीज को बताइए, लेकिन दोनों में रास्ता क्या होना चाहिए ना, आसान, सहज, सहज रास्ता, सरल रास्ता होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। तो यह भी आपका गलत है कि अमूर्त से सरल की ओर बढ़ रहा है। तो 23 का ए हो जाएगा कि जो सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ हो, वैसी चीजों को उसके करिकुलम में इंप्लीमेंट करने से फेल्यूर रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सार्थक सीखने के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या महत्वपूर्ण है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, डैश में से किससे बचना चाहिए। ये लग रहा है ना, ये यहां का है नहीं, ये इररिलेवेंट सेंटेंस है, इसको इग्नोर करके पढ़ें। मैं फिर से मिटा के, आप इसको नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िए सिर्फ सार्थक सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति, कॉम्पिटिटिव कल्चर को डेवलप मत होने दीजिए, यह नुकसानदायक होता है, स्पेशली प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए। कंपटीशन होगा तो कोई तेज कोई कमजोर होगा, बच्चों में जो कमजोर होगा हीन भावना आ जाएगी, उसको लगेगा उसकी तुलना में मैं तो कुछ हूं ही नहीं। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह दीजिए, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सही है कि बच्चों के जो थॉट्स होते हैं, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, इट मस्ट बी इंक्लूडेड अवर क्लासरूम, बिकॉज these आर a very important role to students, make them better, उसको बेहतर करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, देखिए पृथक खंड में, पृथक खंड में प्रस्तुत करना, ये तो ठीक है, पृथक खंड में प्रस्तुत करना चाहिए जानकारी को छोटे छोटे पार्ट में बांट करके। बट मुझे लग रहा है कि इसका एक बार इंग्लिश देखना चाहिए। इंग्लिश क्या कह रहा है, 3 नंबर का, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। देखिए आ गया ना, हिंदी वाले गलती करके निकल जाएंगे। यहां कह रहा है डिस्कनेक्टेड, यानी कोई लिंक ना हो, दोनों में बिल्कुल सेपरेशन हो जाए। जो जानकारी दे रहे हैं ना, वो मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, इरिलेवेंट हो। हम कहीं पे आपको बता रहे हैं पेड़ के बारे में, तो कहीं बता रहे हैं वायु के बारे में, और ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। तो इसलिए इंग्लिश के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इस हिसाब से चूंकि डिस्कनेक्टेड पार्ट की बात कर रहे थे, उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत होगा। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ संबंधित ना हो, नहीं भाई, अधिगम सामाजिक चीज है और सामाजिक चीज से जुड़ी हुई है ही नहीं कोई बातें, तो वह बात क्या होगी, गलत होगी। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी क्या होंगे, गलत होंगे। तो बचना चाहिए किससे, बच्चों के विचारों और को जगह देना चाहिए। सॉरी, मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूं। सार्थक सीखने का मतलब यही होगा कि बच्चों के विचारों और को जगह देना। आते क्वेश्चन नंबर 25 पे। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित which of the following should be avoided by a teacher while teaching a new concept to avoided, हमको लग रहा है उसमें लिखा था ना बचना चाहिए, वो यहां आ जाएगा। निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, यहां लिख देता हूं, बचना चाहिए, बचना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए। इंग्लिश के हिसाब से तो यही मीनिंग इसका निकल रहा है। उन्हें दिए गए उदाहरणों में से
संप्रत्यय पढ़ाते समय, कंसेप्ट को टीच करते समय उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। ठीक है, आप जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उसमें जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ढूंढने के लिए कहिए। बच्चे खोजी प्रवृत्ति के होंगे, सही है। उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, यह भी सही है। उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो गैर एग्जाम्पल्स होंगे उसको बताने के लिए कहिए या प्रस्तुत करिए। आप भी, दोनों चीज बेहतर है। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल में। ऐसा होता है क्या कि आप पहले 50 किलो का प्रैक्टिस करा दें उठाने का और बाद में कहें कि 10 केजी का प्रैक्टिस तुम्हें मैं बाद में करवाऊंगा, फिर कहेगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। यदि बच्चा जटिल समस्या को सोल्व कर पा रहा है तो सरल को आसानी से कर लेगा। तो यही आपका क्या होगा, गलत होगा। इससे बचना चाहिए। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल आप जो कुछ भी जानकारी गैदर करते हैं तो उसको रिलेट करिए पिछले नॉलेज से, तो क्या होगा, आप नए संप्रत्यय को भूलेंगे में नहीं और उसके जो डिफरेंट विंग्स होंगे उस विंग्स को समझ पाएंगे, उनकी अवधारणाओं को अच्छे समझ पाएंगे और संभव है कि उसका इंप्लीमेंटेशन पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकें या बच्चों से करवा सकें। तो 25 का आंसर सी हो जाएगा, इसको अवॉइड करना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात होना चाहिए, इस बात पर विचार कर रहा है इस कार्यों में किन संकेतों ने उसकी मदद की। आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन, देखिए समझिए क्वेश्चन को। प्रश्न का उत्तर बच्चा दे दिया, क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन का जवाब बच्चा ने दे दिया। बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कैसे दिया, तो कुछ खास जानकारी थी उसके पास, उस खास जानकारी के बेसिस पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई सूचना थी, जानकारी थी और उसको उसने दिमाग में किया कि रिकॉल किया, याद करने की कोशिश करी और याद आ गया। और जैसे ही याद आया तो उसने उसके बेसिस पे जवाब दे दिया। सवाल पूछा गया, सवाल का जवाब दे दिया गया कुछ याद करके। यहां तक तो ठीक है। अब कह रहा है अ स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट क्यूज हेल्प टू हर बाय डूइंग सो, ऐसा करने में उसे किन संकेतों ने मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का डस का विकास कर रहा है। अब बच्चा सोच रहा है कि मैंने जो क्वेश्चन का जवाब दिया कुछ याद करके, तो ऐसे कौन कौन से मैटर्स थे, कौन कौन से पॉइंट्स थे, क्लूज थे जिसको हमने आधार बनाया अपना आंसर करने में। अर्थात क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन किया गया तो क्वेश्चन के बारे में चिंतन किया और चिंतन करके बच्चा जवाब दे दिया। अब क्या कर रहा है बच्चा कि अपने आंसर को करने में जिस चिंतन का, जिस थिंकिंग का यूज किया था, अब उस थिंकिंग के बारे में फिर से थिंकिंग कर रहा है, अर्थात चिंतन का चिंतन कर रहा है। और जब चिंतन का चिंतन हो तो इसको अधिसंज्ञान या परासंज्ञान या मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अधिसंज्ञान। चिंतन का चिंतन जहां करना पड़े ये मेटाकॉग्निशन कहलाता है, याद रख लीजिएगा। चिंतन का चिंतन, चिंतन का चिंतन, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग इज नोन एज मेटाकॉग्निशन। इसी को हिंदी में अधिसंज्ञान, कहीं कहीं आपको परासंज्ञान भी मिलेगा। कोशिश करिए इसको सीख लेने का। तो आते हैं 27 में। आप में केंद्रिता ऐसी कोई बात नहीं है। आते हैं 27 क्वेश्चन में। इसमें कुछ है नहीं, विलंबित नकल, ये वर्ड इससे बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है, इसको पता ही है, ये प्याजे के लिए है। इगोसेंट्रिक हो जाता है बच्चा, अपने बारे में सोचता है। 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा सेंट्रलाइज हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन बाद में होता है 7 से 11 में। और अत्योचित, ओवर जस्टिफिकेशन, ऐसा कोई कुछ है नहीं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप निर्देश को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप होगा यहां पे, स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण, चरण दर चरण, इसको कहते हैं कलन विधि। क्या कहते हैं, कलन विधि, अल्गोरिदम मेथड। जब किसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं तो ऐसे अल्गोरिदम मेथड से मैथ का यूज किया गया है। आप
9th या 10th के एनसीईआरटी मैथ को देखें, लंबा समय हो गया 10th का एनसीईआरटी पढ़ाए हुए या कोई भी मैथ पढ़ाए हुए, तकरीबन 10-12 साल से मैंने देखा नहीं है, बट मुझे लगता है कि शायद आपको उसके आसपास मिल जाएंगे। तो कलन विधि कहते हैं अब एल्गोरिदम। दूसरा है ह्यूरिस्टिक्स, स्वतः शोधन प्रणाली, मीन्स इंड एनालिसिस, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। देखिए इसको देख लीजिए, स्वतः शोधन विधि, ये आपके सीटेट के सिलेबस करिकुलम का हिस्सा। ह्यूरिस्टिक एक वर्ड होता है ह्यूरिस्को, HEURISCO। ह्यूरिस्को एक यूनानी शब्द है और इसका अर्थ होता है स्वयं खोज करके करना, स्वयं खोज करके सीखना या करना, करना या सीखना। आप इसको याद रखेंगे। ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको अन्वेषण विधि भी कहते हैं, खोज विधि, अन्वेषण विधि या खोज विधि भी कहते हैं। बच्चा खुद खोज करके सीखता है, जबकि यहां लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप की बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप। HCF में इसका धड़ल्ले से यूज होता है, और भी जगह होता है स्टेप बाय स्टेप, मैथ में तो होता ही होता है, बाकी चीजों में भी होता है। आंसर हो जाएगा कलन विधि। साधन लक्ष्य विश्लेषण, अर्थात जो टारगेट मिला है ना, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ आर्टिफाइसेस मिलेंगे, उनका विश्लेषण करके तब सॉल्यूशन करिए, ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। स्मृति सहायक यानी जो कुछ आपको याद है, सॉरी निमोनिक्स है, मैंने कहा ना इंग्लिश आपको बचाएंगे। हम आते हैं निमोनिक्स को थोड़ा सा देखते हैं। ये आपको पूछता है निमोनिक्स, NEMONICS, और इसके पहले लगा देना है आपको M होता है साइलेंट, ये हो जाएगा निमोनिक्स। एक तरह से आप इसको ट्रिक कह सकते हैं। ये क्या है ना, अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोटे से पुड़िया में, पाउच में समेटा होता है, छोटा सा पुड़िया, इसमें बहुत जानकारी इंफॉर्मेशन गैदर होगी और ये आपको आसान करता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हिस्ट्री में भाजशाह, ये आपको मुगल सल्तनत के नामी शासकों के नाम को याद रखने में काफी मददगार होगा। सल्तनत, मुगल सल्तनत या मुगल शासन कह लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सिर्फ एक वर्ड है भाजशाह, ये कि भाजशाह क्या कहलाएगा, निमोनिक्स कहलाएगा। वेन हिले के लिए में हम थ्योरी जो देते हैं वो देते हैं आपको वर्दा, VARDA, ये वेन हिले के थ्योरी में है, वेन हिले के थ्योरी के लिए आता है, ये भी निमोनिक्स है जो आपको बताया जाता है। और एक है न्यूमैन का थ्योरी, रूइशा, जो न्यूमैन का थ्योरी है त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत। त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत है और बेनिले का ज्यामितीय सिद्धांत है। तो ये चाहे भाषा हो हिस्ट्री का, या बेनिले का वर्दा हो, या रूइशा हो न्यूमैन का, ये सब क्या है, निमोनिक्स है। तो स्टेप बाय स्टेप करने के लिए कलन विधि होगा, यही आपका आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं, मिसकंसेप्शन क्या बतलाती हैं। अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच बिल्कुल नहीं, कई बार चर्चा कर चुके हैं। भ्रांतियां गलत नहीं होती हैं हमेशा, उच्च क्रम की भावनात्मक तो बौद्धिक क्षमताएं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये क्षमताएं होती हैं। अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ, बिल्कुल अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ। गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्र, कोई डिजीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। ये हो जाएगा
नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंसेप्ट्स। नेटिव मतलब उसके आसपास जिस तरह की बात होती है उसी को तो लेके आएगा विद्यालय में वो। और ये इंट्यूटिव, इंट्यूट अर्थात उसका जो ज्ञान है, नॉलेज है उस कंसेप्ट के बारे में, उसको इंप्लीमेंट करना चाहता है। ये उसके अधिगम का एक हिस्सा होता है, इसको इग्नोर ना करें। और हमेशा आधारहीन या बेसलेस नहीं होता है। जो उसकी त्रुटियां होती हैं या मिसकंसेप्शंस होते हैं, दो चीज, एक तो एरर त्रुटि और दूसरा मिसकंसेप्शन या भ्रांतियां, ये दोनों बेसलेस हमेशा नहीं होते हैं, दोनों अधिगम का हिस्सा होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ। यहां भी देखिए इंग्लिश कुछ और लिखता है, हिंदी कुछ और लिखता है, डिफरेंसेस तो है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? गर्व का कारण, ठीक है। प्राइड फील कौन कराएगा? प्राइड जब असफलता कारण स्वयं को माना जाएगा। कोई बच्चा जब असफल होगा तो प्राइड फील करेगा। असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। बच्चा किसी भी कारण से असफल हो जाए तो प्राइड फील नहीं होगा। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाएगा तो बच्चे को बहुत गर्व की अनुभूति होगी। जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब बच्चे को पता होता है दूसरे की वजह से सक्सेस हुए हैं, बच्चा खुश हो सकता है लेकिन प्राइड फील नहीं कर सकता, वह गर्व महसूस नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा सी, when success is seen as caused by oneself. Come to the next and the last one question. निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा? देखिए प्रेरणा दो तरह का, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। आंतरिक जन्मजात होता है, इनेट बाय बर्थ, और बाह्य जो होता है यह परिवेश से उपजता है, जन्म लेता है, पोषित होता है, इसको न्यूट्रिशन मिलता है। आंतरिक में आ जाएगा स्वयं से अभिप्रेरित होना, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? इनाम हो जाएगा, पारितोष, प्राइज जिसको कहते हैं, रुपया पैसा कैश ये हो सकता है, प्रशंसा हो सकता है, ये सब। यहां पर क्या होगा? योग्यता का विकास करने के लिए, योग्यता के लिए बच्चा क्या होगा? इंटरनल मोटिवेटेड होगा। आते हैं क्वेश्चन पे। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह कंसेप्ट, सत्य को कंसेप्ट कहते हैं कि समझ बनाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल ये इंटरनल मैटर है। ये मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए, ये बाह्य है नहीं। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, ये बाह्य है। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा, प्रभुत्व सब पा लीजिए, लेकिन ये है क्या? ये बाह्य है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, उसे कंसेप्ट को बेहतर करना है इसलिए वह बच्चा पढ़ना चाह रहा है। आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। दिस वन इज योर आंसर। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन फाइनली फिनिश हुआ। हम अगले सेगमेंट को फिर लेकर के आएंगे, तब तक आप इसको देखिए और फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक देने से क्या होगा? हम अपने क्वालिटी को बेहतर और कर पाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस नाइट।